नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को गोट फार्मिंग में कुछ जो परेशानी या दिक्कत आती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उस परेशानी का अगर आप निदान कर दें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। किस तरीके से आपको गोट फार्मिंग करनी है और किस चीज़ से बचना है गोट फार्मिंग में, ताकि आपको नुकसान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इस तरीके से आप गोट फार्मिंग करके अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं। और क्या-क्या चैलेंजेस हैं जिसका आपको सामना करना है, उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। कि बहुत सारे, जैसे आज के डेट में बहुत सारे जो बेरोज़गार युवा हैं, वो अपने आप को किसी न किसी बिज़नेस में डालना चाहते हैं। उसमें सबसे जो अच्छा बिज़नेस निकल के आया है वो है गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप एक बार कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आपको प्रोडक्टिविटी ही मिलती जाती है, और बाकी दूसरा कोई वैसा बिज़नेस नहीं है। जैसे आप खेती भी करते हैं तो हर बार आपको बीज डालना पड़ता है, नया मार्केट से ख़रीद के बीज डालना पड़ता है। फिर उसको आप, जब बीज तैयार हो जाता है, फिर आप अलग-अलग खेतों में उसकी रुपाई करवाते हैं, या फिर मार्केट से कोई भी दलहनी या वैसी चीज़ें आप खरीद के वो करनी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप जानवर खरीद लिए, उसी से उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसी को फिर बड़ा करके आप मार्केट में बेचते जाएँगे। एक वो चेन की तरह काम करता है गोट फार्मिंग। इसलिए आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस कुछ-कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ें हैं, जैसे गोट एक ऐसी जाति है एनिमल की, जो किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में ईज़िली अपने आप को एडॉप्ट कर लेती है। और उसका जो रेयरिंग, प्रबंधन का जो भी उसका वो चीज़ें हैं, वो ईज़िली मैनेज हो जाते हैं। उसे छोटे बच्चे भी मैनेज कर लेते हैं, उसे घर की औरतें भी मैनेज कर लेती हैं, उसे बूढ़े-बुज़ुर्ग जो हैं वो भी मैनेज कर लेते हैं। और ये जानवर क्या है कि एक तरीके से जो गरीब भूमिहीन जो मज़दूर हैं उनके लिए बीमा का भी काम करता है। जैसे उनके पास कम खेती है, तो खेती किए, इसके बाद कोई वैसी प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो उनका एक एटीएम की तरह काम करता है। जैसे आपके पास एनिमल है, आपका फसल नहीं हुआ तो आपको कुछ चीज़ों की इमरजेंसी पड़ी या ज़रूरत पड़ी, आप जानवर, 2 जानवर, 3 जानवर, 4 जानवर आप बेच के आप उससे उस चीज़ को रिकवर कर लिए। और गोट एक ऐसा एनिमल है कि कम से कम लागत में आप उसे पाल सकते हैं। ऐसे एक कहावत है, कहा गया है कि अगर जानवर तो यूँ ही पल जाता है, अगर आप उसे पाल रहे हैं तो आप कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे होंगे, नहीं तो जानवर अपने आप ही पल जाते हैं। उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ अच्छा करना है, उससे इनकम लेना है या कुछ से प्रॉफ़िट लेना है, तो जानवर आप पालिए, ठीक है? तो जानवर क्या है कि ये कम से कम लागत में पल जाता है। इस पे फ़ोडर, जैसे हरा चारा है या फिर वैसी चीज़ें हैं, इनमें बहुत कम खर्च आती है। ये जहाँ कम पानी है या फिर ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर जा रहा है या एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है या वैसी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे एडजस्ट कर जाती है। जैसे आप राजस्थान में देखे होंगे, वहाँ कुछ नहीं होता, मैक्सिमम जो जगह है वो रेगिस्तान है या बंजर है, लेकिन वहाँ गोट फार्मिंग या वैसी चीज़ें बहुत सक्सेस है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ कुछ-कुछ चीज़ें गोट फार्मिंग, प्रकृति ने ऐसा कुछ चीज़ें बनाई है, जहाँ जो चीज़ पॉसिबल ना हो, वहाँ किसी न किसी तरीके से लोगों को जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ चीज़ें दे ज़रूर रखा है। जैसे वहाँ राजस्थान में मैक्सिमम जगह पे खेती नहीं होती, वहाँ का लोगों का गुज़ारा कैसे हो, लोग कैसे अपने आप को जीवन यापन करें, उसके लिए गोट फार्मिंग या वैसी चीज़ों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस तरीके से कुछ-कुछ चीज़ें हैं, और ये एक कम से कम लागत में होता है, लेकिन आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ देता है। जैसे मीट है, मीट इसकी इसलिए ज़्यादा काफ़ी डिमांड है क्योंकि इसमें आपको ईज़िली ये डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें फैट की मात्रा कम होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। और बाकी मिल्क है, मिल्क आपने तो उनका सुना ही होगा कि डेंगू में, चिकनगुनिया में मिल्क इसका कितना हाई डिमांड होता है। और इससे जो फाइबर प्राप्त होते हैं या रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम पश्मीना शॉल,
वो उसके उससे रेशे से बनते हैं। तो इस तरीके से सब चीज़ें हो जाती हैं। एक गोट जो है ये आपका मल्टीपर्पज़ एनिमल कह सकते हैं। ये आपको किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में एडजस्ट कर जाता है और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देता है। मीट, मिल्क, मैन्योर्स हो गए, किड्स हो गए। इसीलिए इसलिए पुअर्स मैन काऊ बोला गया है, गरीब की गाय, क्योंकि ये गाय की तरह दूध भी देती है, बच्चे भी देती है और आपका मैन्योर भी देती है, मतलब गोबर भी देती है। और इसलिए इसको गरीब की गाय कहा गया है, इसलिए कि जो गरीब है वो एक्चुअल गाय को तो खरीद नहीं सकता जो बड़ी होती है, इसलिए छोटा जानवर खरीदता है, बकरी उकरी, ताकि सस्ता इजीली मिल जाती है, इसलिए उसको गाय बोला गया है गरीब की। और आने वाले समय में क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पे चराई की जगह कम हो रही है, लेबर नहीं मिल रहा है या वैसी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से इसका जो आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बकरी पालने में। जैसे जो मेन प्रॉब्लम है बकरी पालन में, वो है कि सबसे पहला जो शिकायत आती है लोगों की, ये आती है कि अच्छा जानवर नहीं मिल रहा है, अच्छा जानवर कहाँ से खरीदें। तो जानवर की भारी कमी है, आपको उच्च गुणवत्ता की जो अच्छे पोटेंशियल के जानवर हैं वो नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो तो आप बूचर को बेच देते हो, जो भी आपके पास होते हैं अच्छा जानवर, इसलिए नहीं होती। और कुछ जो है आप साइंटिफिक तरीके से आप बकरी पालन नहीं कर रहे हैं, या उनको उस तरीके से आप जो ट्रेनिंग में या वैसी जगहों पे आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके से उनका खान पान का ख्याल रखिए, ये चीज़ें आपको नहीं आती, जिसकी वजह से आपका फार्म नहीं चल पाता। और बाज़ार में क्या है कि सही ढंग से दाम न मिलना, बीच बिचौलिए आ जाते हैं। कोई आ गया आपका वो क्या बोलते हैं, बीच में ठेकेदार आपका बोल दिया 50 जानवर 2-2 हज़ार के रेट में खरीद के ले जाके उसने 10-10 हज़ार के एक जानवर किसी बिजनेसमैन को चिपका दिया। तो इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है, पहले बिचौलियों को ख़त्म करना है, आपको डायरेक्ट माल सप्लाई करना है। उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि जो नए फार्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो, नए फार्म जो खोल रहे हैं उनको आप पकड़ो, उनको डायरेक्ट जानवर बेचो। आप कसाई को या बूचर वाले को जानवर मत बेचो। और दूसरी बात, आप कोशिश करो कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है। अगर आपके आसपास का जो मार्केट है वो मिल्क को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, तो आप बकरी के मिल्क को प्रोसेस करिए, उससे कोई जो प्रोडक्ट है, पनीर है, चीज़ है, ये सब चीज़ें आप उसको कोशिश करिए आप उसमें मार्केट में निकालने को। दूसरा देखिए मीट, अगर मीट का डिमांड है तो आप मीट का काम शुरू करिए, मीट की पैकेजिंग करिए या वैसी चीज़ें करिए, या फिर फाइबर या वैसी चीज़ें की डिमांड है तो उस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। आप एनिमल बूचर वाले को बेचेंगे तो बूचर वाले से दाम नहीं मिलेगा। दूसरा है, चारे के उत्पादन के लिए आपके पास लैंड नहीं है, खेत जो है आप चारे उत्पादन के लिए कम यूज करते हो क्योंकि आपको उस तरीके से ज्ञान नहीं है। आप दूसरे जो एक बोलते हैं ना उसको कि किराना का फसल लगाना, जैसे कुछ ऐसे फसल होते हैं कि आप लगाओगे उनको मार्केट में बेचोगे बहुत अच्छा दाम मिलेगा, तो उस फसल का प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, न कि बकरियों के लिए चारा उत्पादन करने के लिए। और अब समय प्रॉब्लम ये भी है कि चारा उगाने के बाद आपको उसको काटने के लिए वैसी चीज़ों के लिए लेबर चाहिए। और आपके अब तो कंडीशन ऐसी हुई कि लेबर की भी भारी कमी चल रही है, लेबर भी नहीं है। तो अब फिर कभी-कभी क्या होता है कि आप लगाए भी चारा तो बाढ़ से या वैसी चीज़ों से फसल ख़राब हो गए, या फिर पानी की कमी है। तो ये सब चीज़ें मौसम भी क्लाइमेट का भी जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका मौसम बहुत उतार चढ़ाव वाला है, कभी बारिश अचानक से बिना मौसम की हो जा रही है, कभी वैसी चीज़ें हो रही हैं। उसमें भी फसल या वैसे चारे फारे सड़ने का डर रहता है, बाढ़ आ जाते हैं, मज़दूर की कमी है। और फिर सबसे ज़्यादा मुख्य जो मेन कारण है वो है बच्चों में मृत्यु दर ज़्यादा होना। बच्चों में मृत्यु दर ज़्यादा होने का कारण ये है कि जहाँ पे आप रख रहे हैं वहाँ का मैनेजमेंट आपका सही नहीं है। ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, जैसे ज़्यादा कोल्ड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर जो बकरियों के बच्चे हैं उनको आप
कुछ समय जैसे 3 महीने तक का फिक्स किया गया है, उसमें 3 महीने तक आप उसको दूध नहीं पिला रहे। और फिर अब आपको क्या करना है कि आपको मैनेजमेंट अच्छा रखना है, सब चीज़ें करनी है इस तरीके से। अब फिर आपका एक जो इन कारणों को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, उसका सलूशन क्या है, आप बाज़ार के मूड को समझिए कि बाज़ार क्या कहता है, बाज़ार का डिमांड, बाज़ार में जो डिमांड है वो किस चीज़ का ज़्यादा है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाज़ार का मूड क्या है, अगर मूड वैसा है कुछ या मूड को आप बदल सकें तो बाज़ार के जो स्ट्रेटजी है उसके प्लान को आप बदलिए, ठीक है। बिचौलियों को ख़त्म करिए, चारा उत्पादन करिए खुद से। ये नहीं कि आप सुबह जंगल छोड़ दिए और क्या खाया क्या नहीं खाया उससे कोई मतलब नहीं। चारे को उत्पादन स्वतः करिए, उनके आसपास पेड़ लगाइए बाड़े की, ताकि वो गर्मियों में भी छायादार हवा दे और आसानी से बचे रहें। फिर वाटर हार्वेस्टिंग की वो करिए, वर्षा के जो पानी है उनको संचित करिए, ठीक है। अलर्ट मैसेज या वैसी चीज़ों का आप बीच बीच में आप न्यूज़ भी देखते रहिए, सब कुछ करते रहिए, कब बाढ़ आना है, कब क्या होना है, कैसे तैसे, ताकि आप अपने चीज़ों को बचा सकें। और सबसे ज़रूरी, बच्चों के लिए आपको मैनेजमेंट, साफ़ सफाई और उनके रख रखाव को बहुत अच्छे से देखना है। और आपको जो वेटनरी डॉक्टर द्वारा वैक्सीनेशन का जो कैलेंडर दिया हुआ है उसको आपको रेगुलर फॉलो करना है। डिपिंग है, जो आपको बाह्य जो जू हैं और वैसे चीज़ें हैं, कीड़े पीड़े हैं, उनको मारने के लिए यूज करिए। डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़े मारने के लिए यूज करिए। और वैक्सीनेशन जैसे ईटी हो गया, पीपीआर हो गया, एफएमडी हो गया, एफएमडी एंड एचएस, ये वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराइए। और जो अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसे, जो अच्छा रख रखाव के जो दिशा निर्देश हैं उसे आप ज़रूर पालन करिए। और रही बात इसमें क्या क्या गोट फार्मिंग में क्या क्या एडवांटेज हैं, आपको एडवांटेज में है कि ये कम से कम लागत में हो जाता है। जो चेवान जो मांस होता है वो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, अदर मीट के मुकाबले ज़्यादा ही स्वादिष्ट होता है। इसमें फैट की मात्रा कम होती है, प्रोटीन एंड जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ईज़िली मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही कम्युनिटी उसे खा सकती है, कोई भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय के लोग हैं इसे सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, इसमें बहुत ज़्यादा जो इसकी पौष्टिक तत्व हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। मिल्क आ गया, मिल्क आपको बता ही दिया कि डेंगू चिकनगुनिया में वैसी चीज़ों में कितना इसका डिमांड है। गोट मैन्योर, और आजकल जो जैविक खाद बनाने का आजकल चल रहा है ट्रेंड, तो जैविक खाद, इससे ये मल्टीपर्पज़ एनिमल है, इससे मीट ले लो, मिल्क ले लो, स्किन ले लो और ऊल ले लो, कुछ भी ले लो। हाई इसमें प्रोलिफिकेसी रेट होती है, मतलब जुड़वा और तिड़वा बच्चा देने की दर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये ईज़िली आप इसे बेच सकते हैं, ठीक है। ईज़ी टू रेयर, इसे आप अच्छे से रख सकते हैं, इसे कोई बूढ़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे, कोई भी इसे अच्छे से रख सकता है। और बाकी इसके जो गोट फार्मिंग के जो सक्सेसफुल बनाने के लिए जो टिप्स हैं वो आपको रेगुलर वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, इस जो कोई भी डिजीज़ है उसका आप रेगुलर, जो वेटनरी डॉक्टर द्वारा दिया गया है कैलेंडर, उसे आप रेगुलर फॉलो करना है। लोकल मार्केट अगर आपके पास है तो लोकल ब्रीड ही रखिए, आप हाई प्रोफाइल ब्रीड मत रखिए। अगर आपका मार्केट अच्छा हो जाए, आपके पास पैसे आ जाएं, तब आप ब्रीड, आप कोई भी स्टैंडर्ड ब्रीड रख सकते हैं, प्योर ब्रीड पे काम कर सकते हैं, नहीं तो आप लोकल ब्रीड से स्टार्ट करिए। हमेशा जो आप
गोट फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, या तो आप कुछ ट्रीटमेंट सीख लीजिए या फिर जो वेटनरियन हैं उनके गाइडेंस में ही आप चलाइए। और एक चीज़ का ध्यान और रखिए कि अगर ग्रेजियर एनिमल है, जैसे उसको चराई की आवश्यकता है जिस एनिमल को, उस एनिमल को आप स्टॉल फीड पे नहीं रखेंगे, मतलब रख के नहीं खिलाएंगे, उनको आप भेजेंगे। और जो स्टॉल फीड के एनिमल हैं उनको ग्रेजिंग पे या वैसी चीज़ों पर नहीं रखेंगे। आप चीज़ को यह ध्यान रखिएगा कि कौन सा जानवर आप बांध के या रख के बाड़े में खिला सकते हैं। अगर वो रख के खिलाने वाला जानवर है तो रख के खिलाइए, या फिर ग्रेजिंग पे जाने वाला है तो उसको रख के मत खिलाइए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, नहीं तो जानवर की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ परफॉर्मेंस सब कुछ डाउन हो जाएगा। क्योंकि कुछ जानवर जो हैं वो सूट नहीं करते हैं कि आप उनको स्टॉल फीड पे या फिर रख के बाड़े में आप उनको खिलाएं और बाहर मत भेजें। तो ये नुकसान है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, सेमी इंटेंसिव मेथड जो है, जो गहन प्रणाली बोलते हैं उसको, इंटेंसिव फीडिंग में आपको मैं बता दूं कि जानवर को आप जंगल भी भेज रहे हैं और जब चर के आ रहा है तो आप उसको हरा चारा भी दे रहे हैं, लोपिंग भी, पेड़ की कटाई और कुछ कंसंट्रेट, ये सब चीज़ें दे रहे हैं। उसको हम सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका सारा चीज़ें आ गई, आधा ग्रेजिंग भी आ गया, आधा वो भी आ गया। तो ठीक है। और जो बकरी पालन है उसको स्टार्ट करने से पहले मार्केट का लिंकअप समझ लीजिए कि मार्केट आपके पास है कि नहीं है। अगर है तो आप जानवर जो आपके पास पैदा होंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे जानवर, उनको आप कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें हैं जो मोटे मोटे हैं। अगर सीजनल मैनेजमेंट जो आपका है ये इसेंशियल है गोट फार्मिंग के लिए, ठीक है। और बेटर परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए कौन से सीज़न में कैसे क्या है मैनेजमेंट रखना है। जैसे कि बच्चे जब पैदा हों तो आप उस चीज़ को इंश्योर करें कि ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, या तो उससे पहले हो या उसके बाद हो। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ें बताई गई हैं वो ठंड से पहले और गर्मी से पहले, मतलब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक आप बच्चे, अगर आप किस टाइम ब्रीडिंग कराएंगे तो आपको इस टाइम बच्चे प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप अप्रैल और मई में ब्रीडिंग कराते हैं तो आपको सितंबर अक्टूबर में बच्चे पैदा मिलेंगे। और बच्चे पैदा सितंबर अक्टूबर में होंगे, और दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने कड़ाके की ठंड होती है, इस समय तक आपके बच्चे 2 महीने से ऊपर हो जाएंगे। मतलब कि ठंडी सहने की क्षमता जानवरों में डेवलप हो जाएगी और आपके यहाँ कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी। इस कैलेंडर को आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपके यहाँ सक्सेस होगा और गोट फार्मिंग में आप निश्चित ही सफलता पाएंगे और अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे। और अच्छी चीज़ ये भी है, इस चीज़ को भी हम कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन फोडर एंड प्लांट्स। आप अपने यहाँ फसल हरा चारा का उत्पादन करिए और उनको काट के जानवरों को खिलाइए। वो भी एक अच्छा मैनेजमेंट या बकरी पालन के लिए अच्छा उपयोगी माना जाता है। तो उस चीज़ को आपको देखना है कि बकरी पालन कर रहे हैं तो आप हरा चारा या वैसी चीज़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हरा चारा जो है वो दूध को बढ़ाने में, बकरी के नीचे दूध को बढ़ाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो फीडिंग इंटरवल है, पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच का जो गैप है उसको भी वो कम करता है, रिड्यूस करता है हरा चारा। और हरा चारा को कोशिश करिए कि आप चारे मशीन से काट के उनको छोटे छोटे पीसेस में करके दीजिए, ताकि उससे जो नुकसान होगा वो कम होगा और जानवर खाएगा ज़्यादा। और आपको जो आपके पास पीने का पानी है, हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करना है जो जानवर आपके पास हैं वो स्वस्थ और साफ़ पानी और ताज़े पानी पिएं। मतलब आपको रेगुलर उनके टैंक को साफ़ करना है और उनमें ताज़े पानी भरना है और ड्रिंकेबल वाटर, मतलब वो पीने लायक हो। ये नहीं कि नाले में, किसी नाले में या तालाब में या वैसी जगह पे जहाँ पे गंदगी है आप ले जाके पानी पिला दिए, इससे क्या होगा, जानवर बीमार होगा।
तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जानवर स्वस्थ और साफ और ताज़ा पानी पिए, तो उसके लिए भी आपको रेगुलर उस चीज़ को फॉलो करना है। और आपके आसपास अगर कोई गोट का मैन्योर या उसके खाद को खरीदना चाहता है, तो उसे भी आप सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। और आपको जो पखवाड़ा मतलब हिंदी में पखवाड़ा को 15 दिन महीने को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, मतलब 15-15 दिन का एक पखवाड़ा 15 दिन। तो पखवाड़े में एक बार आपको सभी बाड़ों में बुझा चूना का छिड़काव करना है। और बच्चों के बाड़े में आप नीला थोथा, मार्केट में आप किसी भी पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे, नीला थोथा मांगेंगे तो दे देगा। नीला थोथा का छिड़काव करिए, उनके घोल को छिड़किए, जिससे क्या होगा कि जो उनके यूरिन में या वैसी चीज़ों में जो कीटाणु निकलते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनके अंडे बच्चे। तो नीला थोथा या चूना का छिड़काव से वो क्या होता है कि वो मर जाते हैं। और आप जैसे पहली कीडिंग आपकी हो गई, तो दूसरी कीडिंग में आपके गैप है, तो आप उस कीडिंग एरिया को, जो पैदा होने वाले, जहाँ पे आप बच्चे रख के बकरियों को रख के पैदा करवाते हैं, उस जगह को आपको कम से कम 1 महीने के लिए फ्री छोड़ना है। उसमें आप ब्लीच का यूज कर सकते हैं। और कभी भी हमेशा याद रखिए, ब्लीच का उपयोग जिसमें जानवर रख रहे हैं उसमें ना करें, क्योंकि ब्लीच एक ऐसी चीज़ मतलब केमिकल है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है। मतलब जिस बाड़े में आप ब्लीच डाल देंगे, अगर वो एयर टाइट है, मतलब चारों तरफ से पैक है, तो वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। और उसमें आप अगर बच्चे छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कमी की वजह से वो मर भी सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है कि जिस बाड़े में जानवर हों उसमें केवल चूने का छिड़काव और नीला थोथा का छिड़काव ही करें। और बच्चों के पानी में लाल दवा मिक्स करके ही दें। और उनके जिन बच्चों में डायरिया है या वैसी चीज़ें हैं, तो आप 2 दिन में एक बार फिनाइल से उनके डायरिया वाली जगह को अच्छे से साफ़ करें कपड़े से, और उनको अलग। और जो डायरिया के बच्चे हैं, डेली आप उन्हें स्क्रीन करिए, डायरिया के बच्चों को आप अलग रखिए। और डायरिया के बच्चों को दूध थोड़ा कम पिलाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा दूध पीने की वजह से भी डायरिया हो जाता है। अगर डायरिया 2 या 3 दिन में नहीं सही हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो आप वेटरनरी डॉक्टर को दिखाइए, उनके सैंपल को जांच के लिए भेजिए। नहीं तो जानवर अन्यथा डिहाइड्रेशन की वजह से वो मर भी सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं आगे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो जो टिप्स आपको ज़रूर लगेंगे या हमें ज़रूर लगेंगे, उस चीज़ को हम आपको बताएंगे। और इस चीज़ को, जो जानकारी मैं आपको अभी दिया हूँ, उस जानकारी को आप पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका इनकम इतना मोटा मोटा इनकम आएगा, नोटों की गड्डियाँ आएंगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप कितना इनकम कर रहे हैं। क्योंकि गोट फार्मिंग एक आज के डेट में इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा इनकम का स्रोत है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कितना अच्छा है। डिमांड जो मीट का है मार्केट में, वो इतना ज़्यादा है कि हर साल जितने जानवरों आप पालने के लिए यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो स्लॉटर हो जा रहे हैं फॉर मीट पर्पज़। मीट को पूरा करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 करोड़ जानवर हर साल स्लॉटर हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कितना हाई डिमांड है मार्केट में मीट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप हमारा भी थोड़ा सा ख्याल रखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इसी बातों को करते हुए मैं वाणी को अपने विराम देता हूँ। धन्यवाद।